नमस्कार, मैं शिखर देवांगन। बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम आयुष्मान में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आयुष्मान में हम उन चीज़ों को लेकर बात करेंगे जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आज के हमारे खास मेहमान बंसल न्यूज़ में हैं डॉक्टर अनिल जैन, रूपजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और एक लंबा अनुभव है। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खास चैनल में। सर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएं होती हैं, खासकर जो है हेड एंड नेक कैंसर को लेकर चर्चाएं होती हैं। किस तरह से जो है ये हेड एंड नेक कैंसर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से जो है ये कैंसर जो है वो लोगों को समझ में आता है, किस तरह से ये तमाम चीज़ें जो है निकल के आती हैं। देखिए, ये हेड एंड नेक कैंसर आपने कहा, मुंह और गले का जो कैंसर है अपने देश में और अपने स्टेट में, अपने प्रदेश में भी काफ़ी बहुतायत में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि अपने यहाँ के लोगों की जो खाने पीने की आदत है, जो स्पेशली गुटखा है, गुड़ाखू है, तंबाकू है, ये सब के सेवन से ही ये कैंसर होता है। अधिकतर ये उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो इसका सेवन करते हैं, और ये प्रमुख कारण है इस प्रकार के कैंसर होने का, गुटखा और तंबाकू। हेड एंड नेक कैंसर सबसे ज़्यादा कैंसर का रूप है जो कि अपने देश में, अपने प्रदेश में पाया जाता है। बल्कि अपने देश को तो हेड एंड नेक कैंसर का गढ़ कहा जाता है। ये इतनी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका प्रमुख कारण ये है। देखिए सर, मौखिक स्वच्छता की अगर बात की जाती है कि बहुत सारे लोग तो तंबाकू का सेवन करते हैं, मौखिक स्वच्छता जो है वो कितनी ज़रूरी है इसको लेकर जो है, क्योंकि जब हेड एंड नेक कैंसर की बात की जाती है तो सबसे अहम कारण जो है इसमें तंबाकू को माना जाता है। किस तरह से जो है तंबाकू सेवन ना हो, मौखिक स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है इसमें? देखिए, मौखिक स्वच्छता तो महत्वपूर्ण है ही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि तंबाकू का सेवन करते करते तो कोई मौखिक स्वच्छता रखी नहीं जा सकती। सबसे पहले तो इसको आपको पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, किसी भी रूप में हो। जब तक ये बंद नहीं होगा कोई मौखिक स्वच्छता नहीं हो सकती। ये आप बंद कर देंगे तो अपने आप ही आपकी मौखिक स्वच्छता आ जाएगी, है ना। खान पान में परहेज रखना, ज़्यादा मिर्च मसाला वाली चीज़ें नहीं खाना, और यदि किसी प्रकार की तकलीफ़ होती है मुंह में तो तुरंत डॉक्टर से अपने को कंसल्ट करना चाहिए। आपने एक प्रश्न पूछा था कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है इसका। देखिए, जब भी यदि किसी प्रकार का मुंह में तकलीफ़ होता है, मुंह में छाला हो जाता है जो कि काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, या सफ़ेद दाग हो जाते हैं मुंह के अंदर में जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो ये संभावना होती है कि ये मुंह का कैंसर हो सकता है। या खाने पीने में कोई तकलीफ़ हो रही है बहुत दिनों से जो कि ठीक नहीं हो रहा है, आवाज़ में कोई बदलाव आ गया है जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ये सब जो है ना लक्षण हैं कि आपको कैंसर हो सकता है, एक संभावना है। तो आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जा कर के अपनी जांच करानी चाहिए, और जो भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है वो अपने को कराना चाहिए, ताकि अपने को जल्द से जल्द पता चल सके कि ये बीमारी अपने को पकड़ में आ सके। सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि बीमारी तो पकड़ आ जाती है, इलाज भी हो जाते हैं। उपचार के बाद जो है चुनौतियाँ कितनी होती हैं, क्योंकि जब उपचार हो जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं और जो है किस तरह से इससे बचाव जो है वो रखा जाए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि उपचार के बाद जो है वो चीज़ें वापस भी लौट सकती हैं। तो ऐसे में किस तरह से सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे मैं लक्षण की बात मैंने कही है, लक्षण इसलिए मैंने बताया है कि ताकि ये जो बीमारी है अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए। जल्दी यदि पकड़ में आ जाता है तो इसका इलाज आसान होता है, इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, चाहे वो ऑपरेशन के माध्यम से हो, चाहे वो सिकाई या कीमोथेरेपी के माध्यम से हो। ये क्यूरेबल होता है यदि अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है। लेकिन यदि ये लेट स्टेज में पकड़ में आता है तो फिर वाकई ये चुनौतीपूर्ण होता है। यदि हम ऑपरेशन भी कर देते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि इनऑपरेबल हो जाता है, लाइलाज हो जाता है। ऐसा स्टेज भी आता है, एडवांस स्टेज जब होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति आ जाती है। एक बीच का स्टेज होता है, अर्ली स्टेज भी नहीं है, बहुत एडवांस भी नहीं है, इसमें हम सब ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है। लेकिन यदि ये स्टेज लेट है तो फिर एक संभावना रहती है कि ऑपरेशन के बाद भी यदि आदमी ज़िंदा रह भी जाता है
और सब चीज़ ठीक भी हो जाता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। कभी खाने पीने में थोड़ी दिक्कत बनी रह जाती है, कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा नहीं रह जाता है, ऐसा होता है। साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हो जाते हैं यदि लेट स्टेज में यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं तो। इसीलिए अर्ली स्टेज में पकड़ में आना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इसके क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, और इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये बीमारी जल्दी से पकड़ में आ सके और ये पूरी तरीके से ठीक हो सके। सर एक सवाल ये था कि सर्जरी हो जाती है, उसके बाद क्या निगलने में या कुछ और गतिविधियों में कोई परेशानी तो नहीं होती है? ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में पकड़ में आया है आपका। ऑपरेशन करने के बाद ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या सिकाई करने के बाद या कीमोथेरेपी के बाद की निगलने में हमेशा परेशानी होगी। यदि बहुत लेट स्टेज का ट्यूमर है या बहुत ज़्यादा सिकाई की तकलीफ़, बहुत ज़्यादा का डोज देना पड़ रहा है उसको ठीक करने के लिए, तो एक सिकाई का भी साइड इफ़ेक्ट रहता है कि कुछ समय के लिए उसको थोड़ा सा गले में ड्राइनेस रहता है, जिसकी वजह से वो निगलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। एक ये साइड इफ़ेक्ट है बेसिकली ये। सर दूसरी चीज़ ये बोल रहा था कि तमाम जो चीज़ें जो है वो हेड एंड नेक कैंसर की जो आपने लक्षण बताए, तमाम चीज़ें, इसके अलावा अगर बात की जाए तो सर्दी का जब समय आता है या मौसम बदलते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि गले में खराश भी आ जाते हैं, कई तरह की चीज़ें जो है वो गले में दर्द जैसी स्थितियां भी हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है क्यों होती? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस समय मौसम बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ जो है वो क्यों निर्मित होती हैं? क्या कोई खान पान को लेकर कोई जो है गलतियाँ लोग करते हैं, उसकी वजह से इस तरह की स्थितियाँ होती हैं? नहीं, जहाँ तक सवाल है मौसम बदलने की वजह से खराश का होना या सर्दी जुकाम का होना, ये तो एक मौसम बदलने के कारण वायरस डेवलप हो जाते हैं अपने थ्रोट में, इधर है ना, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है ना। एक दूसरी चीज़ रहती है, जो लोग एलर्जिक रहते हैं वो भी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, अफेक्टेड रहते हैं इन सब चीज़ों से, तो उनको ये गले में तकलीफ होती है, खराश हो जाना, सर्दी हो जाना, थोड़ी खांसी हो जाना, गले में दर्द हो जाना। तो ये तो एक प्रकार का इन्फेक्शन है, और दूसरा एलर्जी का प्रॉब्लम है जिसको कि दवाइयाँ दे करके ठीक किया जा सकता है। कि बार बार सर्दी जुकाम का होना, गले में खराश होना, क्या कोई बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं? हाँ, यदि ये बार बार हो रहा है ना, सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको एक तो एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है जैसा कि मैंने बताया, दूसरा हो सकता है कि आपको साइनस का प्रॉब्लम हो, साइनस के बनावट में या नाक में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा हो, जो सर्दी है आपके साइनसेस में जाके जम गया हो जिसकी वजह से बार बार तकलीफ हो रही है आपको, तो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि साइनस में इन्फेक्शन होना, कई बार नाक में मस्से वगैरह बन जाते हैं, साइनस में पॉलिप्स वगैरह बन जाते हैं, तो ये दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यदि एलर्जी वाले पेशेंट हैं और यदि बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है उनको, तो तुरंत इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो ये एलर्जिक अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है, ये सांस की तकलीफ चालू हो जाती है। इसलिए यदि बार बार तकलीफ हो रही है इस प्रकार की, तो डॉक्टर को दिखा करके अपने को इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मौसम बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खान पान भी बदल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर खाने से भी आप लोग मना कर देते हैं कि बाहर की चीज़ों का सेवन ना करें। लोग जो है वो परेशान हो सकते हैं इससे, क्योंकि उनको बीमारी के लक्षण जो है वो मिल सकते हैं। तो ऐसे समय में, क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, तो ऐसे समय में लोगों को बाहर के खानों पर कितना परहेज करना चाहिए? देखिए, अब जहाँ तक सवाल है बारिश के मौसम का, बारिश के मौसम में तो डेफिनेटली जो पेट की जो बीमारियां हैं वो भी काफ़ी होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो पानी अपने को बाहर में मिलता है वो प्योर वाटर नहीं मिलता है हमें, इसमें वो इन्फेक्टेड वाटर रहता है, और उसका सेवन करने से पेट की बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा है, गर्मी का मौसम यदि रहता है तो लोग ठंडी चीज़ों का सेवन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठंडी चीज़ें यदि खाते हैं तो फिर वो एलर्जी की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से बार बार सर्दी जुकाम का होना ये हो सकता है। तो बारिश के मौसम में और ये गर्मी के मौसम में ये डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए, तो ये सब चीज़ों की संभावना ज़्यादा रहती है। सर आजकल यूथ को हम लोग देख रहे हैं मोबाइल का बहुत यूज़ कर रहे हैं, ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं। कई बार ऐसा रहता है कि 12-12 घंटे जो है वो ईयरफोन कान में लगे रहते हैं। ऐसे में कान की परेशानियां जो है कितनी बढ़ती हुई नज़र आती है। आप तो लगातार पेशेंट देख रहे हैं, आपके पास भी पेशेंट पहुंचते होंगे। लोगों को इन तमाम चीज़ों से किस तरह से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं इन तरह की चीज़ों के? देखिए, ये ईयरफोन या ईयरबड जो लगाते हैं, ठीक है, अपना इसका एक यूज़ है ना, इसका एक अपना फ़ायदा है, लेकिन लगातार यूज़ करना ये उसके लिए, कान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि किसी के कान में एक पर्टिकुलर एक डेसिबल या एक इंटेंसिटी जो रहती है, उसकी तीव्रता जो रहती है साउंड की, उससे यदि ज़्यादा साउंड लगातार कान में जाता है तो कान की नसों के ख़राब होने की संभावना रहती है।
इसीलिए जो लोग ईयरबड यूज़ करते हैं, है ना, ईयरफोन लगा करके बात करते हैं या गाने सुनते हैं या जो भी वीडियोस वगैरह जो भी देख रहे हैं वो, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका यूज़ लगातार ना हो और एक पर्टिकुलर तीव्रता से ज़्यादा ना हो। इसका एक रूल बताया जाता है, रूल ऑफ 60-60 कहते हैं जिसको, कि अपने को 60 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड अपने को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और लगातार 60 मिनट से ज़्यादा अपने को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसका। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। सर हम लोग जब भी देखते हैं कई बार कान में खुजली हो जाती है या कई बार कुछ ऐसा होता है कि सीधे जो है चाबी जो है वो कान में सीधे जो है हम कान में जो है इफ़ेक्ट कर देते हैं, कान को इफ़ेक्ट कर देते हैं। कई बार ईयरबड्स के थ्रू जो है हम लोग करते हैं, तो क्या ये कितना सही मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो खुद के कान को जो है इफ़ेक्ट कर लिए रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? क्योंकि बहुत सारे केसेस इस तरह के देखने को मिलते हैं। जी हाँ, ऐसे पेशेंट्स काफ़ी आते हैं जिनके कान में दर्द हो रहा है या उन्होंने अपनी मैल निकालने की खुद से ही कोशिश की, चाहे वो ईयरबड डाल करके किया हो उन्होंने या फिर कोई चाबी से या कोई इंस्ट्रूमेंट से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप खुद अपने कान को सफाई करते हैं तो आप खुद तो अपने कान को देख नहीं रहे हैं, आप नहीं जानते कहाँ तक जा रहा है, क्या हो रहा है अंदर। तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि आप कोई मैल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बाहर आने के बजाय और अंदर पुश हो जाता है और ज़्यादा तकलीफ़ देता है, कान में खरोच आने की, चोट लगने की संभावना रहती है। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल अपने को नहीं करना चाहिए। यदि कोई तकलीफ़ है, कान में दर्द है, खुजली है, किसी भी प्रकार का कान बंद हो गया है मैल से, तो बेहतर है कान नाक गले के डॉक्टर के पास जाएं, उसका प्रॉपर इलाज करा लें। नहीं तो खुद यदि इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी तो पर्दे को भी डैमेज कर लेते हैं लोग, इतना अंदर जाके सफाई करते हैं कि पर्दे में ही डैमेज हो जाता है। सर लंबे समय से आप कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको। कोई ऐसा केस जो है आप तक पहुंचा हो कि जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर लिया हो? इस तरह की स्थितियां भी लगातार आती हैं, किस तरह से केसेस आते हैं आपके पास में? देखिए, साउंड से डैमेज होने के तो काफ़ी केसेस आते हैं, है ना। जो लोग काफ़ी ज़्यादा डीजे वगैरह जिसमें हो गया, बैंड बाजा, बहुत तेज़ आवाज़, वो तो 100 डेसिबल से भी ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है उसमें। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि इस टाइप के डीजे से एक्सपोज होते हैं और उनके कान से सुनाई देना कम हो जाता है, कान में सीटी बजने लगती है। ऐसे पेशेंट्स काफ़ी आते हैं। ये सबसे दिक्कत की बात है ऐसे केसेस में कि ये कान की नसों को अफेक्ट करता है। ये जो लाउड साउंड रहता है कान की नसों को अफेक्ट करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये रिवर्सिबल नहीं होता, फिर हम इसका इलाज भी नहीं कर पाते हैं। कई स्टेज ऐसे होते हैं कि दवाइयाँ देने के बाद भी ये रिवर्स नहीं हो पाता है। रिवर्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा तभी रहती है जब आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और जो भी दवाइयाँ हैं उसकी इमीडिएट प्रॉपर डोज में ले लें, तो ये संभावना रहती है कि आप उसको दवाइयाँ दे करके ठीक कर सकते हैं। यदि लेट करते हैं तो इसके ठीक होने की संभावना और कम होते चली जाती है, क्योंकि ये नसों का प्रॉब्लम है। सर एक चीज़ हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है खर्राटे बहुत लेते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों लोगों के खर्राटे जो है वो सुनने को मिलते हैं? देखिए, खर्राटे की एक मुख्य वजह होती है अपने कान और जो तालू की जो बनावट रहती है उससे संबंधित रहता है। ये खर्राटे तब आते हैं जब हमारे नाक से सांस बराबर नहीं जाती है। जब नाक से सांस बराबर, जब रात में सोता है आदमी, नाक से सांस बराबर नहीं जाती है तो जो तालू रहता है वो फड़फड़ाता है वो, तो और उससे आवाज़ निकलती है जिसको कि हम खर्राटा बोलते हैं। तो ये सांस में रुकावट की वजह से होती है। इसका एक दूसरा प्रमुख कारण है मोटापा। जो जितना ज़्यादा मोटापा रहता है लोगों को, जिसका कि गर्दन काफ़ी छोटी रहती है और काफ़ी मोटे रहते हैं, जिनको फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसको ये ऑब्स्ट्रक्शन होने की, सांस में ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है और ये खर्राटे आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा सांस में रुकावट हो जाती है जब रात में आदमी सोता है उस समय कि सांस पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जब वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो आदमी की सांस ही रुक जाती है उस समय, तब वो हड़बड़ा के उठ जाता है वो, तो इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो ये खर्राटे का ही एक एडवांस स्टेज है, समझ जाइए, स्लीप एपनिया जो होता है। ये बीमारी के लक्षण है। खर्राटा तो खुद एक अपने आप में एक बीमारी है। खर्राटा खुद अपने आप में एक बीमारी है जो इन कारणों से होता है, चाहे वो आपकी नाक और तालू की बनावट से संबंधित हो, आपके मोटापे से संबंधित हो, आपकी जबड़ों की बनावट से संबंधित हो। ये खुद एक प्रकार की बीमारी है ना, जिसको कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सर हेड एंड नेक कैंसर को लेकर हम लोग जिक्र कर रहे थे। बहुत सारे तकनीक ऐसे आ गए हैं जिससे इलाज जो है वो बहुत आसान हो गया है। किस तरह की तकनीकों का उपयोग जो है किया जा सकता है,
जिससे लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्जरी से भी डरते हैं। तो अभी किस तरह की तकनीक का उपयोग जो है वो किया जा रहा है? देखिए, कैंसर में तो शुरू से ही 3 प्रकार की थेरेपी होती है जो कि कारगर रहती है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो जिसको कि सिकाई बोलते हैं अपन, तीसरी होती है कीमोथेरेपी होती है। तो अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन की थेरेपी होती है। किसी में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, किसी में सर्जरी के साथ सिकाई की ज़रूरत पड़ती है, किसी में कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कोई कोई कैंसर ऐसे होते हैं जिनको कि अपन सिर्फ रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिसके बेसिस पे कि हाँ ऐसा करेंगे तो मतलब जो एडवांस स्टेज का कैंसर में भी तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपको कैंसर किस स्टेज में पकड़ में आया है। जितना जल्दी पकड़ में आएगा उसका इलाज उतना अच्छे से होगा, उसके रिज़ल्ट उतने अच्छे रहेंगे, है ना। ऑपरेशंस की ठीक है, सर्जिकल टेक्निक्स काफ़ी डेवलप हो गई हैं, लेकिन ये तो सत्य है कि अर्ली स्टेज में पकड़ में आने से ही अच्छा इलाज होगा। यदि लेट स्टेज होता है और एडवांस स्टेज होता है ना, जिसको कि अपन इलाज ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे स्टेज में कोई आता है तो कोई तकनीक काम नहीं आने वाली। फिर वो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने को अर्ली स्टेज में पकड़ना उसको, है ना। फिर है लेट स्टेज की भी कैंसर का इलाज होता है, उसका भी सब चीज़ होता है, सब अच्छा रहता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट जो है आपको अर्ली स्टेज में मिलता है। लेकिन कैंसर को लेकर जो बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ कि कैंसर मतलब जो है बचने के चांसेस बहुत कम, इस तरह की भ्रांतियाँ भी रहती हैं। फर्स्ट स्टेज में अगर कोई व्यक्ति डिटेक्ट हो जाता है तो क्या सिर्फ दवाइयों से जो है कैंसर को मात दी जा सकती है कि सर्जरी जो है वो ज़रूरी होता है? मैंने बताया अभी, हर अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। किसी में सिर्फ सर्जरी करना पड़ता है, चाहे वो अर्ली स्टेज हो चाहे लेट स्टेज हो। ऐसा नहीं है कि अर्ली स्टेज हो गया तो सिर्फ दवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। अर्ली स्टेज में भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अर्ली स्टेज में चाहे वो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, चाहे सिकाई की ज़रूरत पड़े, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी हो, सब चीज़ों को मिला करके हो, उसमें रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। हाँ, सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि लेट स्टेज है ना। अर्ली स्टेज में है इसका मतलब ये है कि उसको ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्यूरेबल है वो डिजीज़ जो है। रिकवरी के दौरान सर कैंसर के इलाज हो जाते हैं, उसके बाद रिकवरी जब होती है तो उस दौरान जो है किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए खान पान में, और भी कई सारे व्यवहार जो होते हैं उसमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, कैंसर के इलाज के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होता है न्यूट्रिशन। खान पान की ज़रूरी चीज़ है, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि स्पेशली हम बात करें मुंह और गले के कैंसर के, खाना अपने को यहीं से खाना रहता है, यहीं से पेट में जाता है खाना अपना। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि खाना पीना बराबर रहेगा तभी मरीज की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मरीज की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी तो उसकी रिकवरी भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ही प्रॉपर देना ज़रूरी है। मुंह और गले के कैंसर में काफ़ी समय तक ऑपरेशन के बाद भी और पूरे ट्रीटमेंट के बाद भी आपको कई बार नाक से नली डाल करके पेट में नली डालते हैं और खाना खिलाना पड़ता है। उसका कारण यही है कि उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, ताकि उसकी रिकवरी फास्ट हो सके। इसलिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, ये सब जो चीज़ें हैं गुटखा, गुड़ाखू, तंबाकू, इस टाइप का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है ना। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को बराबर फॉलो करना है। तीसरी चीज़, रेगुलर फॉलोअप में रहना है। डॉक्टर के जब भी बुलाते हैं प्रॉपरली जाना है, प्रॉपर चेक करेगा। हाँ, सब चीज़ ठीक हो गया फिर भी आप जब भी बुलाया जाता है आप आइए, फिर से चेक करा लीजिए, है ना, ताकि किसी प्रकार का कोई और चीज़ रह गया है या फिर से कुछ चीज़ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो वो देख सकें। सर, कैंसर को लेकर सावधानी बरतना महत्वपूर्ण होता है। आप जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से बता रहे थे कि तंबाकू का सेवन करने से कैंसर बहुत जो है होने के चांसेस रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करने। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जो व्यक्ति जो है किसी चीज़ का सेवन नहीं करता है फिर भी उससे कैंसर हो जाता है। इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं, क्या जो है? देखिए, कैंसर जो होता है बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ होता है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं, आपका खान पान भी रहता है, तंबाकू गुटखा तो खैर है ही है ये सब चीज़ें। तो सब मिला करके ये सब चीज़ क्यूमुलेटिव जब होती है तब कैंसर होता है आदमी को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो गुटखा नहीं खा रहा है या जो तंबाकू नहीं खा रहा है उसको कैंसर नहीं हो सकता। बाकी दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से उसको ये कैंसर हो सकता है। लेकिन जो गुटखा और तंबाकू खाते हैं उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
है ना। ये जितने भी मरीज रहते हैं हेड एंड नेक कैंसर में, इनमें 99% केसेस में आपको गुटखा खाने वाले और तंबाकू खाने वाले लोगों को ही पाया जाएगा। ये कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे फैक्टर्स रहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको भी हो सकती है बीमारी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी तो बीमार, लोग ऐसा बोलते हैं वो तो नहीं खाता था तो उसको तो हो गया, नहीं खाता था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग खाते हैं उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सर जेनेटिक की बात कर रहे थे हम लोग, जेनेटिक में होने की संभावनाएं कितनी रहती हैं? अगर कैंसर होते हैं तो जो परिजन रहते हैं, जो लोग रहते हैं घर के लोग, उनको कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? जेनेटिक से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि फैमिलियल है वो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में इसको हो गया तो उसको भी। हाँ, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर रहते हैं कि जो फैमिली में भी रन करते हैं, कुछ एक कैंसर रहते हैं। हेड एंड नेक में ऐसा नहीं है। हेड एंड नेक बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल, जैसा मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव होती है, तब जा करके वो बीमारी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई को हो गया तो दूसरे को भी होने की संभावना है, या है ना, फादर को हो गया तो लड़के को होने की संभावना है। ऐसा हेड एंड नेक कैंसर में ऐसा नहीं है कि उसको भी हो जाएगा। तो सावधानी तो एक ही है जो सभी को रखनी है, वो खान पान की सावधानी जो मैंने बताया, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है खान पान का, जो मैंने बताया। जो रिकवर कर लिए रहते हैं सर, उनकी चुनौतियाँ कितनी रहती हैं उन लोग को? क्योंकि रिकवर तो हो जा रहते हैं, कैंसर को मात दे के आ भी जा रहते हैं, फिर भी चुनौतियाँ रहती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। कई बार खान पान को लेकर भी स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार तकलीफ़ें जो है वो सबसे ज़्यादा उठानी पड़ती हैं। कितनी चुनौती मानते हैं रिकवर होने के बाद? हाँ, आपका कहना सही है ये, कि पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद भी, जब एडवांस स्टेज के जब कैंसर रहते हैं, पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, बीमारी ख़त्म भी हो जाती है, तो भी बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं। एक तो रहते खाने पीने की तकलीफ़ बनी रहना, दूसरा रहता है रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट होना, मुंह में कई बार छाले होते हैं, ड्राइनेस रहता है, खा नहीं पाता है, बार बार छाले हो जाते हैं, ये एक तकलीफ़ रहती है। दूसरा, जिसको एक बार कैंसर हो जाता है वो आदमी थोड़ा सा डर भी जाता है, तो एक मेंटली भी थोड़ा सा वो एग्जॉस्टेड रहता है, थोड़ा सा वो तो घबराता भी बहुत जल्दी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं रहती इसमें। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर न्यूट्रिशन रहे, और यदि कोई भी तकलीफ़ होती है तो तुरंत जा करके अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर ले वो। दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है, ये ना थोड़ा सा फिर वो सोशली भी थोड़ा सा आउट हो जाता है, इतना लंबा ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है ना। थोड़ा सा उसका जो भी वर्क है, जॉब है, वो भी अफेक्ट होता है, इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है। ये सब चैलेंजेस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है ना सेटल हो जाती हैं। यदि जो भी खाने पीने की तकलीफ़ है या छाले हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, बीच बीच में दिखाते रहिए और पेशेंस रखना चाहिए। यदि से एक बार क्योर हो गया है, थोड़ी थोड़ी तकलीफ चलती रहती है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। कीमोथेरेपी की बात कर रहे थे सर। कीमोथेरेपी जब होता है तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो सहना पड़ता है। उस दौरान घर के लोग जो है वो भी बहुत मानसिक जो है तनाव से गुजरते हैं। उस दौरान भी लोगों का सपोर्ट जो है इस दौरान बहुत ज़्यादा मिलता है। और कीमोथेरेपी में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वो बहुत तकलीफ़देह होती है। इस तरह की बातें निकल कर सामने आती, लोग डरते हैं और कई बार पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा डर उसी को लेकर जो है महसूस करता है। तो उसको लेकर किस तरह के संदेश देंगे पेशेंट को, क्योंकि कीमोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया के रूप में इसे देखा जाता है। देखिए, कीमोथेरेपी में तो आजकल नए दवाइयाँ आ गई हैं, नए मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, जिसके कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। अब ऐसा पहले जैसा नहीं है, ये है ना, बहुत इजीली हो जाता है, बिना किसी तकलीफ़ के कीमोथेरेपी हो जाती है। पेशेंट आराम से कीमोथेरेपी करा के घर जाता है, कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। ये पहले की बातें हैं कि जब इतने नए ड्रग्स नहीं आए थे तब की बातें हैं ये, कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रॉपरली यदि कीमोथेरेपी जाता है तो किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सर नई चीज़ें आई, तकनीक भी आई, महंगाई भी तो उसके साथ जो है आई होगी। उस समय और अब में कितना डिफरेंस जो है वो इलाज में देखने को मिल रहा है सर? हाँ, डेफिनेटली। अब चूँकि अब मशीनें नई आई हैं तो थोड़ा इलाज तो महंगा होता ही है ना, तो ठीक बात है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इसमें काफ़ी अच्छा वो है कि ऑपरेशंस के लिए हो, चाहे सिकाई के लिए हो, चाहे कीमोथेरेपी के लिए हो, आयुष्मान योजना के तहत इसमें काफ़ी अच्छे पैकेजेस वगैरह भी हैं जिसके तहत इलाज किया जा सकता है, और गरीब मरीजों का भी काफ़ी अच्छे से इलाज होता है इसमें। सर, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि जो मरीज़ हैं उनको
क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उसके बाद इस तरह की परेशानियों से जूझते हैं, और एक मरीज जो होता है उसके पीछे पूरा परिवार जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे में जो है इन मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए, संदेश तो सबसे पहला यही है कि तंबाकू और गुटखा का खाना बिल्कुल बंद कर दें, है ना? शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। नहीं तो आपको यदि बीमारी होगी तो आपका पूरा परिवार सफ़र करेगा। आप बस सफ़र नहीं करेंगे, पूरा परिवार सफ़र करेगा, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, सभी तरीके से सफ़र करता है। आपको जो तकलीफ हो तो वही है। इसलिए मेरा संदेश यही है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, लोगों को लगता है कि क्या थोड़ा बहुत खा लेते हैं कुछ नहीं होता। ठीक है, सभी गुटखा खाने वालों को नहीं होती बीमारी, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन नहीं खाएंगे, अपन खाएंगे तो अपने को नहीं होगा, ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। तो ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है यदि आप गुटखा और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो। और ये घर वालों के लिए भी बहुत ही तकलीफदायक चीज़ रहती है। इसलिए सब चीज़ों को बिल्कुल बंद करना चाहिए, खान पान का ध्यान देना चाहिए। और किसी भी प्रकार की ऐसी तकलीफ होती है, जो लक्षण मैंने बताया कि बार बार यदि मुंह में छाला हो रहा है, छाला ठीक नहीं हो रहा है, सफ़ेद दाग आ रहे हैं, मुंह कम खुल रहा है, खाने पीने में तकलीफ हो रही है, आवाज़ में बदलाव आ गया है, इन चीज़ों का लक्षण को ध्यान में रखें। ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत ENT डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और ENT हैं और लंबा अनुभव है, करीब 30 साल से जो है वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। करीब 10,000 से ज़्यादा सर्जरी वो किए, रूपजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। एक बेहतरीन जो संदेश है वो भी देते हुए नजर आए, और हेड और नेक जो कैंसर है उससे किस तरह से बचा जाए, किस तरह से सावधानी बरती जाए, ये तमाम चीज़ें वो बता रहे थे। अगले प्रोग्राम में फिर किसी टॉपिक में आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।